नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम भूगोल का चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन का अध्ययन करने वाले हैं। जल संसाधन में पहले नंबर पर जो हेडिंग हम कंप्लीट करेंगे वो है जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो चलिए उसको प्रारंभ करते हैं। तो जल के वितरण के अंतर्गत हमें ये जानना है कि दुनिया में खारा और मीठा पानी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अगर आप इस बड़े फिगर को ऊपर वाले को देख रहे होंगे तो आपको पर्पल कलर से दिखाया गया है कि दुनिया में अधिकांश जो जल है 97.5% के आसपास जो जल है वो खारा है। इसके अलावा जो बाकी बचता है 2.5% के आसपास जल वो कैसा है, फ्रेश वाटर है। तो ये जो साल्ट वाटर होता है, तो साल्ट वाटर आप जानते हैं इसका अधिकांश जो बड़ा हिस्सा होता है वो महासागरों में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ परसेंट आपका यहाँ पर देख सकते हैं नमकीन झीलें लिखी हुई हैं, तो कुछ परसेंट नमकीन झीलों में आ जाता है, कुछ आ जाता है आपका समुद्रों में। तो समुद्री जल हो गया वो खारा हो जाता है, नमकीन झीलों का जो पानी है वो खारा हो जाता है। और इस तरह से कुल मिलाकर के 97.5% जो पानी है वो कैसा है, साल्ट वाटर है यानी खारा है। जो बचता है बाकी हमारे पास 2.5% वो सिर्फ कैसा है, फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर 2.5% के आसपास बचता है जो काफ़ी कम है। और इस बचे हुए फ्रेश वाटर में भी अधिकांश हिस्सा उसका 80% के आसपास हिस्सा कहाँ पर पाया जाता है, ग्लेशियर्स में पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्लेशियर्स हिमानियाँ जो होती हैं, तो इस 2.5% का भी 80% हिस्सा हमारे हिमानियों में पाया जाता है। अगर पूरे परसेंटेज की बात करें, पूरे ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो आप देखेंगे कि 2% जो जल है वो कहाँ पर पाया जाता है, हिमानियों में पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स कौन सी जगह है, तो मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत हिमानियाँ है, आप देख रहे हैं। इसके बाद जो हमें जल मिलता है या बचता है वो हम कहाँ पर रखते हैं, पृथ्वी कहाँ पर रखती है, उसको ग्राउंड वाटर के रूप में रखती है, भूमिगत जल के रूप में रखती है। इस तरह से भूमिगत जल का जो परसेंटेज है वो 0.68% है। ये परसेंटेज भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ज़मीन के नीचे कितना पानी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ग्राउंड वाटर के बाद जो बचता है बहुत कम हिस्सा, उस बहुत कम हिस्से का अधिकांश भाग आप देखेंगे झीलों में मौजूद है, कुछ मिट्टी में मौजूद है नमी के रूप में, कुछ एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में मौजूद है। इसके अलावा नदियों में बहुत कम पानी मौजूद है, आप देखेंगे 0.0001% नदियों में उपलब्ध है। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में आपने देखा यहाँ पर बताया गया है, वो भी बहुत कम है, 0.0019% उपलब्ध है। इसके अलावा जो हमारा ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, हम जीव जंतु होते हैं, हमारे शरीरों में भी पाया जाता है। तो आपने देखा कि सबसे बड़ा जो सोर्स है वो खारे पानी का है, जो हमारे लिए वेस्ट है, कोई मतलब का नहीं है। उसका 2.5% ही फ्रेश वाटर है, और उसमें भी आप देखेंगे उसका 80% जो है हिमानियों में है, वो भी हमारे ज़्यादा यूज का नहीं है क्योंकि हमसे काफ़ी दूर है। जो बचता है बाकी तो वो हमारा ग्राउंड वाटर होता है। हमें ज़्यादा मतलब है अपने भूमिगत जल से, 0.68% जो जल है उससे ज़्यादा मतलब है। तो इसको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यही हमारे सबसे ज़्यादा उपयोग का होता है। जल का वितरण हमने समझ लिया है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि जो जल है उसमें भूमिगत जल का परसेंटेज बहुत कम है, और इसके अलावा जो बाकी जल है वो हमारे पहुंच से दूर है या तो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अपनी अगली हेडिंग में हम जल दुर्लभता तथा जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता पर बात करेंगे। और जो हम इस हेडिंग में बात करने वाले हैं तो जल के 2 टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मात्रात्मक रूप से किस तरह से जल कम होता चला जा रहा है। उसके बाद ये बात करेंगे गुणात्मक रूप से किस तरह से जल कमज़ोर होता चला जा रहा है, उसकी गुणवत्ता में कैसे कमी आ रही है। मात्रात्मक कमी को देखने के लिए प्रारंभ करते हैं हम यहाँ से। आप देखेंगे कि जल दुर्लभता की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जनसंख्या है। हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इस वजह से जल की कमी हो रही है। जब हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे घरों में जल की उपयोगिता भी बढ़ जाती है, और जल की उपयोगिता के साथ साथ अनाज उगाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। यानी जब हम लोग पॉपुलेशन अपनी बढ़ाते हैं तो हमारे
घर में नहाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन तमाम कामों के लिए भी जल की आवश्यकता बढ़ जाती है, यानी जल पर प्रेशर पड़ता है। और साथ ही साथ एक दूसरा काम ये होता है कि हमें अत्यधिक भोजन की भी आवश्यकता होती है, और अधिक भोजन पैदा करने के लिए हमें जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना पड़ता है, उनका अतिशोषण करना पड़ता है, और इस तरह से हम सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाते हैं, यानी सिंचाई ज़्यादा करते हैं। जब ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो सूखे क्षेत्रों में हम उत्पादन करते हैं और खेती करके हम पैदा करते हैं अनाज। तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने पर हमारे दैनिक उपयोग में भी बढ़ोतरी हो रही है जल की, साथ ही साथ खेती करने में भी हम अत्यधिक जल का इस्तेमाल करते हैं। और आप एक बात याद रखेंगे कि सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जब हम फसलों को सींचते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल का हम इस्तेमाल करते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? हमारे पास दो उपाय हैं। या तो हमारे वैज्ञानिक शुष्क कृषि तकनीकों का रिसर्च करें। ये कैसी तकनीकें होती हैं? ऐसी तकनीकें जिसमें हमें ज़्यादा सिंचाई ना करनी पड़े, कम पानी के बावजूद भी उत्पादन अच्छा प्राप्त कर लें। ऐसी टेक्निक्स को शुष्क कृषि तकनीक कहा जाता है। तथा हमें सूखा प्रतिरोधी फसलों को बोना चाहिए। सूखा प्रतिरोधी फसलें यानी ऐसी फसलें जिनको अगर वहाँ पर पानी उपलब्ध ना हो पाए तो भी वो पर्याप्त प्रोडक्शन कर सकें, उत्पादन कर सकें, ऐसी फसलों को, ऐसे बीजों को सूखा प्रतिरोधी फसलें कहा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए जिससे हम जल की कमी कर सकते हैं या जल की बचत कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, एक और इजराइल जहाँ पर 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है और दूसरी तरफ भारत में जो है 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो वहाँ पर इजराइल में कोई पानी की कमी नहीं होती, लेकिन हमारे देश में पानी की कमी हो जाती है, अक्सर सूखा पड़ा रहता है। इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात की सीख मिलती है कि पानी किस जगह पर कितना बरस रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ पर जल का प्रबंधन कैसा किया गया है। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या इसी की है कि जल का प्रबंधन अच्छा नहीं है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, और इसी कारण से हमारे देश में अक्सर सूखा पड़ा रहता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे उनको हम आगे पढ़ेंगे। एक अगला कारण है, बहुत से किसानों के खेतों पर निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वो उत्पादन बढ़ा रहे हैं। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पंजाब आदि राज्यों में देखोगे तो वहाँ पर हर किसान के पास अपना पर्सनल ट्यूबवेल होता है और इस तरह से वो अत्यधिक दोहन करते हैं। इसके कारण होता क्या है, भौम जल स्तर नीचे गिरता चला जाता है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जल का इस्तेमाल करते हैं तो वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो जाती है और भोजन सुरक्षा हमारी खतरे में इस तरह से पड़ जाती है। तो ये दो कारण आपने समझे हैं। एक तीसरा कारण है उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या। लगातार उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जल को वहाँ पर शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जब उद्योग हमने लगाए हैं तो ज़्यादा वहाँ पर हमें बिजली की भी आवश्यकता होगी उद्योग को चलाने के लिए। आप देखते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश में लगभग 22% जो बिजली बनाई जाती है वो जल विद्युत के माध्यम से ही बनाई जाती है। तो इस तरह से उद्योग लगाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है और पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है बिजली बनाने के लिए। एक चौथा कारण है शहरों की बढ़ती हुई संख्या। आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार गाँवों की संख्या कम होती चली जा रही है, शहर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शहरों के लोग जल की आपूर्ति ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, गाँव के लोग जल को कम खर्च करते हैं। तो जब शहरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ऑलरेडी जो जल की आपूर्ति है वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली अभी मैंने आपको बताया कि शहरी जीवन शैली के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल की खपत करते हैं। इस बात को भी हम आगे देखने भी वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यदि आप शहरी आवास समिति या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके घर के अंदर जो जल आपूर्ति होती है नलकूप स्थापित किए जाते हैं। हर घर में, हर कॉलोनी में नलकूप स्थापित किए जाते हैं और इन नलकूपों के माध्यम से क्या होता है, जल का दोहन होता है। तो ये सारे मात्रात्मक पहलू हुए। हमने आपको लगभग 5-6 मात्रात्मक पहलू बताए हैं। इनमें से एक बार हाईलाइट करते हैं दोबारा कि शहरी क्षेत्रों की लगातार संख्या बढ़ रही है और शहरी क्षेत्रों में आपको पता है कि जल का अत्यधिक दोहन होता है। शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है और शहरी जीवन शैली। इसके अलावा हमने आपको बताया कि उद्योगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। उद्योगों के बढ़ने से हमें जल का इस्तेमाल करना पड़ता है उद्योगों में। इसके अलावा आपने देखा कि किसानों
के द्वारा क्या किया जाता है, खेतों में निजी कुएं नलकूप लगाए गए हैं, इनके माध्यम से भी लगातार जल का जो दोहन है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और इस वजह से जो भौम स्तर है, जल स्तर है, वो लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। इसके ऊपर हमने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन के बढ़ने पर हम कृषि पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और खेती को जब हम सिंचित करेंगे यानी अपने खेत को सींचेंगे तो भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही हमारी पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो हम लोगों के दैनिक इस्तेमाल में भी जल की उपलब्धता हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो ये तमाम सारे कारण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी जो जल है, जल संसाधन, उसकी मात्रा में लगातार कमी आ रही है। एक आधे ऐसे कारण भी हैं जो उसकी खराब गुणवत्ता के लिए दोषी होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं हम लोग करते हैं जिसकी वजह से जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। हमारे पास जल उपलब्ध तो होता है लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा दूषित होता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारे पास जल तो उपलब्ध होता है, नदी नाले हमारे पास होते हैं, लेकिन हम लोग घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट उनमें डाल देते हैं। घर से निकला हुआ जो कचरा होता है, उद्योगों से निकला हुआ जो मटेरियल होता है, अपशिष्ट, वो नदियों में लगातार डालते हैं। केमिकल्स उद्योगों से निकल कर के नदियों में डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं। हमारे खेतों के माध्यम से जाने वाले कीटनाशक पहुंच जाते हैं, और कृषि में प्रयुक्त जो उर्वरक होते हैं, जो फर्टिलाइज़र होते हैं, वो खाद जो हम डालते हैं, रासायनिक खादें, वो भी सारी पहुंच करके नदियों, तालाबों, झीलों में उसको दूषित करती हैं। ये तमाम सारे कारण हैं, और इस वजह से हमारा जल, उसकी मात्रा तो पर्याप्त रहती है, मात्रा में कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा जल किसी काम का नहीं रह जाता। यहाँ पर एक रिपोर्ट है, भारत की नदियाँ विशेषकर छोटी सरताएँ जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं, और बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना में भी कोई भी शुद्ध नहीं है। इसके कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, कृषि में हम आधुनिकीकरण करते जा रहे हैं, नगरीकरण होता जा रहा है, लगातार नगर बढ़ते चले जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है हमारे देश का, इस वजह से नदियाँ अत्यधिक प्रभावित हो रही हैं। और ये जितने भी कारण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नदियों को ख़त्म करने के पीछे, उनमें सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण और सरकार की ढील। सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, भ्रष्टाचार है, और इस वजह से लगातार नदियाँ समाप्त होने के कगार पर पहुँच गई हैं। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं। हमने जाना कि किस तरह से जल का संकट बना हुआ है। मात्रात्मक पहलू हैं, इस वजह से उसकी मात्रा में कमी हो रही है। कुछ खराब गुणवत्ता के कारण भी जल की लगातार कमी हो रही है। अब आगे चल करके कुछ हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जिस वजह से हम जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, कुछ हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी हमारा जल सुरक्षित रहेगा। तो ये मैनेजमेंट जो हम आज करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, हालांकि प्राचीन भारत में भी किया जाता है। उन प्राचीन भारत में किए गए जो प्रोजेक्ट हैं उनको आपको यहाँ पर बुक में दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, तमाम कर्नाटक, इन तमाम जगहों में मैनेजमेंट किया गया है। आप देखेंगे 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में एक हौज खास बनवाया था, एक विशेष प्रकार का तालाब बनवाया था, और इसकी मदद से वो अपनी राजधानी क्षेत्र में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेता था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके ऊपर वाले फैक्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरह से इनसे प्रेरित होकर के हमने भी क्या किया है, बांध बनाना चालू किया है। बांध बना करके हम किस तरह से जल का संरक्षण और प्रबंधन करने वाले हैं, आइए देखते हैं। अगर हम देखेंगे परंपरागत बांधों को, परंपरागत बांध का मतलब पुराने, जो अभी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो परंपरागत बांध जो होते थे नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए ही उपलब्ध करवाते थे। यानी उनका सिर्फ इतना काम होता था बांध बनाने का कि वो नदियों में तथा वर्षा के जल को इकट्ठा कर लेते थे और उसका इस्तेमाल खेतों में सिंचाई करने के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल जो बांध बनाए जा रहे हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ इतना ही नहीं है, उनके ढेर सारे इस्तेमाल हैं, और इन ढेर सारे इस्तेमालों की वजह से, इन ढेर सारे उद्देश्यों की वजह से इन प्रोजेक्ट्स को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। विद्युत उत्पादन, जब भी हम आज बांध बनाते हैं तो बांध बनाने का एक बड़ा
कारण होता है कि हम वहाँ से बिजली बनाएंगे। बांध के पीछे इकट्ठा हुए जल का हम घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग करते हैं, यानी कोई उद्योग हमने लगाया हुआ उसके लिए जल की आवश्यकता है, तो इस डैम से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। जल आपूर्ति अपने शहरों में, क्षेत्रों में, गाँव में, वहाँ से हम जल को प्राप्त करके जल आपूर्ति भी कर सकते हैं। बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जब नदियों में बार बार बाढ़ आ जाती है तो बांध बना करके हम पानी को कंट्रोल कर लेते हैं। इस तरह से हम बाढ़ नियंत्रण का काम करते हैं। मनोरंजन का भी हम काम करते हैं, यानी वहाँ पर जा कर के लोग घूमने फिरने का काम कर लेते हैं। इसके अलावा आंतरिक नौचालन एवं मछली पालन भी वहाँ पर किया जाता है। वहाँ पर नाव चला करके हम पर्यटन का काम करते हैं, साथ ही मछली पालन भी किया जाता है इस जगह पर। तो ये तमाम सारे उद्देश्य होते हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इस वजह से बांध बनाने की टेक्निक को इस समय हम बहुउद्देशीय परियोजना या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उनको हमें देखना है। सबसे पहला आप देखेंगे सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना। सतलुज और ब्यास नदी बेसिन के आसपास भाखड़ा नागल डैम की अभी हम बात करेंगे मैप में। इसके अलावा हमारे पास महानदी बेसिन है, हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत महानदी बेसिन में हमने हीराकुंड बांध बनाया हुआ है, और ये जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का भी काम करता है, यानी जल संरक्षण का भी काम करता है, बाढ़ नियंत्रण का भी काम करता है। उसी तरह से हमने भाखड़ा नागल डैम को देखा था, तो ये विद्युत उत्पादन का भी काम करता है और सिंचाई का भी काम करता है, ये दो काम करता है। तो आपने जाना कि वर्तमान समय में जो बांध है तो कई काम करते हैं, इस वजह से इनको बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। एक फैक्ट यहाँ पर भी है, दामोदर नदी को भारत या बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ये प्रश्न भी अभी हम क्लियर करेंगे आगे चल करके। इन तीनों क्वेश्चंस को आइए हम मैप में क्लियर कर लेते हैं। ये भारत का मानचित्र है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं भाखड़ा नागल डैम। ये भाखड़ा नागल डैम है, ऊपर से व्यास नदी जा रही है और नीचे से आपकी यहाँ से सतलुज नदी आ रही है। ये तो सतलुज नदी और व्यास नदी के जो बेसिन है, ये बेसिन यहाँ पर भाखड़ा नागल डैम बनाया गया है। रियल में हम देखें तो सतलज नदी पर बनाया गया है। इसी तरह से हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका महानदी है और महानदी में हीराकुंड बांध बनाया गया है यहाँ पर, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं तो दामोदर रिवर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये दामोदर नदी इधर की ओर जा रही है। तो दामोदर नदी में भी पंचेत, तिलैया, तमाम सारे मेथान वथान बांध वगैरह बनाए गए हैं, और इन बांधों के माध्यम से दामोदर नदी में पहले बाढ़ आ जाया करती थी बंगाल में, तो बाढ़ों को कंट्रोल किया गया है। इस वजह से पहले इसको दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। तो ये तीन फैक्ट्स हमने यहाँ पर समझे हैं, इनको आप याद रखेंगे। और मैप के हिसाब से भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैपिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और फैक्ट है, जवाहरलाल नेहरू गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। क्यों उन्होंने कहा? उनका मानना ये था कि इनके माध्यम से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी, यानी सभी लोग, गाँव के लोग भी इससे डेवलप होंगे, उद्योग भी डेवलप होंगे और नगरीय अर्थव्यवस्था भी डेवलप होगी। इसी कारण नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहकर के पुकारा है। लेकिन आपने जाने कि तमाम सारे इनसे बेनिफिट हो रहे हैं, तमाम सारे उद्देश्यों की पूर्ति हम लोग इससे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बने हुए हैं। तो कुछ इनमें कमियां भी हैं, उन कमियों को चलिए जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी इनमें कमियां बची हुई हैं। बांध बनाने का सबसे पहला जो नुकसान है उसको देख लेते हैं। जब भी हम कहीं पर बांध बनाते हैं तो होता ये है कि बह करके आने वाला जो तलछट होता है, जो कीचड़ होता है, वो उसी बांध में रुक जाता है, और जब बांध में रुक जाता है तो उसके आगे जो नदी जाती है वहाँ पर तलछट की कमी हो जाती है, और ये तलछट काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी महत्व का होता है। किस लिए महत्व का होता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। ये तलछट भोजन उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यानी नदी में नीचे कीचड़ होगा, दलदल होगा, उसमें तमाम सारे जलीय जीव होंगे, वनस्पतियाँ होंगी, वो पैदा होती हैं, और जो जलीय जीव होते हैं उनको
उससे भोजन प्राप्त होता है। तो अगर हमने किसी जगह पर ब्रेक लगा दिया है यानी डैम बना दिया है, तो जो तलछट होता है, जो कीचड़ होता है, वो एक ही जगह रह जाता है, उसी बांध में रुक जाता है, पानी आगे बढ़ जाता है और अगले स्टेप में तलछट की कमी होने की वजह से जलीय जीवों को भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती। तो एक निगेटिव पॉइंट हुआ बांध को बनाने के पीछे। दूसरा निगेटिव पॉइंट ये होता है कि बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। कई सेक्शन में जब हम कई बांध बनाते हैं तो नदी कई सेक्शन में बढ़ जाती है और इससे होता ये है कि अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। यानी जो जलीय जीव होते हैं तो अंडे देने का जब उनका समय आता है, ऋतु आती है, तो उनको जगह बदलनी पड़ती है। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, वहाँ पर जाकर जहाँ पर अच्छी कंडीशन होगी वहाँ पर वो अंडे देते हैं और फिर दूसरी जगह पर प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, डैम बना दिए जाते हैं, तो उनका माइग्रेशन रुक जाता है और उचित दशा जो होती है जिस स्थान पर जहाँ पर उनको अपने बच्चों को पैदा करना है वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाते हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जिन स्थानों पर बाढ़ आती है, अगर हमने वहाँ पर डैम बना दिए हैं तो डैम के पीछे जो जलाशय तैयार हो जाते हैं, उन जलाशयों की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर जो ढेर सारी वनस्पति है, ढेर सारी मिट्टी है, वो डूब जाती है और डूब करके डीके हो जाती है, अपघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से जैव विविधता को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। ये 3 कारण हमने आपको बताए हैं। पहला कारण हमने आपको बताया है कि जलीय जीव जो होते हैं उनको भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हमने गाद जो होती है, जो तलछट होता है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया है। दूसरा कारण हमने बताया है कि समुद्री जो जीव जंतु होते हैं उनको अंडे देने के लिए माइग्रेशन करना पड़ता है। वो माइग्रेशन टूट जाता है, रुक जाता है जब हम डैम बना देते हैं। और तीसरा कारण आपको बताया गया कि तमाम सारी जो मिट्टी है, तमाम सारे जो पेड़ पौधे हैं, वो इस बाढ़ की वजह से या इस पानी की वजह से, उस डैम की वजह से डूब जाते हैं नीचे। इन्हीं कारणों की वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन आदि तमाम प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं। क्यों चलाए जाते हैं? कि इस प्रकार के डैम, इस प्रकार के बांधों का निर्माण नहीं किया जा सके। एक आधे और कारण हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। आपने देखा कि जिन स्थानों पर ढेर सारे लोग निवास करते हैं, उन स्थानों पर अगर कोई डैम बनाया जाता है तो मजबूरी में उन स्थानीय समुदायों का क्या करना पड़ता है, वृहद स्तर पर, बड़े पैमाने पर विस्थापन करना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है। स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। यानी देश के डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़मीन को उनको छोड़ना पड़ता है, अपनी आजीविका जो वहाँ पर कमा रहे थे, संसाधन जो उनके होते हैं, सबको छोड़ना पड़ता है देश के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा तो किसको मिल रहा है? यानी वो लोग जो अपनी चीज़ों को छोड़ करके चले जाते हैं, अपनी समस्याओं, अपनी जो संसाधन है, जीविका है, उसको छोड़ करके चले जाते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों का कोई बेनिफिट खास मिल नहीं पाता है। बेनिफिट मिलता किसको है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। इन लोगों को बेनिफिट मिलता है और कुर्बान कौन होते हैं? बेचारे स्थानीय समुदाय के लोग। इस वजह से काफ़ी विरोध होता है। आइए हम नर्मदा बचाओ आंदोलन को थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अभी आपको बताया गया, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? जिसमें लाखों लोगों की कृषि भूमि समेत बड़ी सामुदायिक भूमि को अधिग्रहित किया गया था। लोगों की ज़मीनों को छीन लिया था सरकार ने और इस वजह से ये मूवमेंट चलाया गया कि हमें कुछ व्यवस्था चाहिए। इस आंदोलन को चलाने का श्रेय जाता है मेधा पाटेकर और बाबा आमटे को। ये बाबा आमटे हैं और ये मेधा पाटेकर हैं, उनकी सहयोगी। इन दोनों लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया था। अरुंधति राय ने भी इसमें इनकी सपोर्ट किया था इनको। यह आंदोलन सफल रहा। इनकी जो डिमांड्स थी वो सक्सेस हुई। उच्चतम न्यायालय ने विस्थापित लोगों को उचित पुनर्वास की स्पष्ट नीति लागू करने का आदेश दिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को यहाँ से हटाया गया है, भगाया गया है, उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इस तरह से ये उनका जो आंदोलन है वो क्या हो जाता है? सक्सेस हो जाता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि
किन किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, तो ये आपको बताना है। बांध बनाने का एक अगला नुकसान है अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तो ये बांध जो हमने बनाए हैं बाढ़ को रोकने के लिए, वो भी सक्सेस नहीं होते अपने काम को करने को लेकर के। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। जब बाढ़ आती हैं तो लोग मारे भी जाते हैं और साथ ही साथ मृदा का बड़े पैमाने पर अपरदन भी होता है। और जब ये बांध बाढ़ को रोकने में असफल हो जाते हैं तो आपने यहाँ पर देखा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति में और विकट हो जाती है, इनकी जो कंडीशन और बुरी हो जाती है। और इन बाढ़ों से न केवल जान माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी होता है। तो एक बड़ा कारण ये होता है कि जब हम इनसे तेज़ी से पानी को छोड़ते हैं तो मृदा अपरदन भी हो जाता है। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं आती हैं। नदियों में पाए जाने वाला जो तलछट होता है वो अगर कहीं पर बांध नहीं बनाया गया है तो वो बाढ़ के माध्यम से मैदानों में पहुंच जाता है और उर्वरक का काम करता है। लेकिन अगर जब हम डैम बना देते हैं, बांध बना देते हैं, तो वो तलछट उसी बांध में रह जाता है और इस तरह से भूमि को पर्याप्त जो पोषक है वो नहीं मिल पाता और मृदा जो निम्नीकरण की समस्या होगी, भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये तमाम सारे कारण आप देख रहे हैं। एक और बड़ा कारण है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जब किसी स्थान पर ज़्यादा मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर भूकंप आने की भी कंडीशन बढ़ जाती है। तो ये तमाम सारी प्रॉब्लम्स है जिन वजहों से अक्सर बांध बनाए जाने का विरोध किया जाता है। तो इन कारणों को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब हम आगे चल कर के वर्षा जल संग्रहण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो इनको बहुत शार्ट में पढ़ेंगे। अपनी स्लाइड में चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण का बहुत सिंपल सा ही अर्थ है। आप देख रहे हैं वर्षा के जल को संग्रहित करना ही वर्षा जल संग्रहण है। प्राचीन भारत में ही वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल, इन चीज़ों का संग्रहण किया जाता था अलग अलग तरीक़ों से। तो कौन कौन से वो तरीके हैं, इन तरीक़ों को हम शार्ट में समझते हैं। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भारत के किस क्षेत्र में किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता था वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए। सबसे पहले में हम देखेंगे गुल या कुल। यह मुख्य रूप से पश्चिम भारत में अपनाया जाता था तरीका, और इसमें नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेत सींचने हेतु प्रयुक्त में लाया जाता था। यानी नदी जा रही है सीधे सीधे और उसकी एक धारा तोड़ ली जाती थी ऐसे करके, और उस धारा को इस्तेमाल कर लिया जाता था कहाँ पर, खेतों में सिंचाई करने के लिए। इस तरह की इस टेक्निक को ही क्या कहा जाता था, गुल या कुल कहा जाता था। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में किया जाता था। इसी तरह से बाढ़ जल वाहिकाएं बना ली जाती थी पश्चिम बंगाल में, और इनके माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती थी। बाढ़ में जो आया हुआ जल होता था उनको वाहिकाओं में इकट्ठा कर लिया जाता था और इस तरह से खेतों की सिंचाई की जाती थी। एक सबसे महत्वपूर्ण है टॉपिक खादीन। राजस्थान के जैसलमेर में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और खादीन कैसा होता था, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बरसात हुई है। बरसात होने के बाद ये यहाँ पर ढाल है, ढाल के माध्यम से पानी इधर जाएगा। यहाँ पर दीवार बनाई गई है और दीवार के माध्यम से पानी को रोका जाएगा। पानी जब यहाँ पर रुकेगा तो नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगा और नीचे सोख लिया जाएगा जब, तो यहाँ का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर कुआं खोद करके सैलो डगवेल बनाया जाएगा, यानी उथला कुआं बनाया जाएगा और इस उथले कुएं के माध्यम से यहाँ से जल प्राप्त कर लिया जाएगा। इस फिगर में आप खादीन सिस्टम को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर बरसात हुई है, ये वाटर कैचमेंट एरिया है और यहाँ से दीवार बनाई गई है, तो ये पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो यहाँ पर ये नीचे सोख लिया जाएगा अंदर की ओर। सोखने के पश्चात यहाँ का वाटर लेवल जो है बढ़ जाएगा और इस तरह से एक कुआं खोद करके यहाँ से ऊपर पानी को निकाल लिया जाएगा। इस तरह के सिस्टम को खादीन कहा जाता था। राजस्थान के जैसलमेर में इसका इस्तेमाल किया जाता था। एक अन्य तरीका जोहड़
देश के अन्य शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ पर भी देश में छोटे छोटे जगहों पर शुष्क क्षेत्र पाए जाते थे उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से खादीन, आपने ऊपर देखा खादीन सिस्टम और जोहड़ सिस्टम, ये दोनों सिस्टम क्या होते थे, इसमें खेतों में जल को संग्रहित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे और जल को संग्रहित किया जाता था। तो ये आपको 4 सिस्टम बताए गए हैं, वर्षा जल संग्रहण के 4 तरीके। एक 5वां तरीका भी समझ लेते हैं। 5वां तरीका है छत वर्षा जल संग्रहण, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता था। यह राजस्थान की पीने तथा अन्य दैनिक कार्य हो तो जल उपलब्ध कराने की एक विशेष परंपरा रही है, यानी काफ़ी पुराने समय की ये व्यवस्था थी और लोग वहाँ पर जल पानी पीने के लिए यानी और दैनिक कार्यों के इस्तेमाल के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल करते थे। इसमें भूमिगत टैंक को टाँका पुकारा जाता था। ये एक भूमिगत टैंक होता था, इसमें थोड़ा सा जल जो है, ये भूमिगत टैंक जो है ज़मीन के ऊपर दिख रहा है, लेकिन पुराने समय में ये भूमिगत हुआ करता था। इसमें काफ़ी हिस्सा ज़मीन के नीचे होगा और थोड़ा बहुत हिस्सा ऊपर दिख रहा है। इसको किस नाम से पुकारा जाता था? टाँका कहकर के पुकारा जाता था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी नहर का विकास हुआ है राजस्थान में, तब से इसका इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। ये परंपरा थोड़ा सा पुरानी हो गई है और इसका इस्तेमाल कम होने लगा है। इसके अलावा मेघालय के शिलांग में भी हर घर में छत वर्षा जल प्रणाली डेवलप की गई है वहाँ पर। इसके अलावा तमिलनाडु देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पूरे राज्य में हर छत में वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। तो आपने देखा कि राजस्थान में पुराने समय में टाँका के माध्यम से लोग जल का संग्रहण करते थे और इसमें सिंपल सा होता था, कुछ होता नहीं था कि छत में पानी इकट्ठा हो जाता था। छत के पानी को आप देख रहे हैं यहाँ पर नीले पाइप के माध्यम से लाया गया है और ला करके इसको टाँके में अंदर कनेक्शन कर दिया गया है, तो टाँके में पानी इकट्ठा हो गया है और इस टाँके से जल को जो है किसी जगह से निकाल लिया जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से ये तो कुछ पुराने तरीके हुए जिनका इस्तेमाल हमारे पूर्वज किया करते थे वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए, उसको बचाने के लिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी हमारे पास 1-2 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम जो जल है उसका ज़्यादा दोहन नहीं करेंगे और उसका समुचित उपयोग करेंगे। एक तरीका है हमारे पास स्प्रिंकलर सिंचाई। स्प्रिंकलर सिंचाई आप देख रहे हैं, इस फोटो को देख करके आप समझ गए होंगे। इस सिंचाई के माध्यम से क्या किया जाएगा, पानी का छिड़काव किया जाता है, फुहारे के रूप में पानी आपके खेत में फैल जाता है और इस सिस्टम को स्प्रिंकलर सिंचाई कहा जाता है। इसमें हमारा जो जल है वो व्यर्थ में नहीं जा पाता, बर्बाद नहीं हो पाता। इसको आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाटर सोर्स है, यहाँ पर कुआं है, इसको पंपिंग सेट के माध्यम से लाया गया है पानी को और खेत में इस तरह से करके जाल बिछा दिया जाता है। इस जाल में पाइप डाल दिए जाते हैं और यहाँ से पानी घूम घूम कर करके पूरे खेत इतने एरिया में पहुँच जाता है, यहाँ से दूसरे एरिया में पहुँच जाता है। इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा करके पूरे खेत को सींच दिया जाता है। तो स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से हम जल की काफ़ी ज़्यादा बचत करते हैं। इसी तरह से एक दूसरा तरीका होता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में इस तरह से पाइपलाइन गई होती है और छोटे छोटे यहाँ पर छेद कर दिए जाते हैं। इन छेदों के माध्यम से हम जहाँ पर हमको पौधे के पास पानी की आवश्यकता होती है वहीं पर पानी को हम गिराते हैं बूंद बूंद करके और इस टेक्निक को हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ड्रिप सिंचाई का कुछ सिस्टम इस तरह का होता है, पाइपलाइन बिछा दी जाती है और ये पाइपलाइन में वहीं पर पॉइंट होते हैं, छेद होते हैं और उसके पौधे की जड़ के पास पानी गिरता है। ड्रिप सिंचाई के कुछ और नए तरीके खोजे गए हैं। आप अपनी बुक में बांस ड्रिप सिंचाई के बारे में भी देख सकते हैं। इसमें बांस की पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया गया है और इसके माध्यम से ड्रिप सिंचाई को अपनाया गया है। देख सकते हैं ये टेक्निक काफ़ी पुराने समय में इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी प्रचलित विधि है ये, और लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे में छोड़ दिया जाता है। यानी आज से 200 साल पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था और जो हमने अभी आपको फिगर्स दिखाए वो प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल किए जाते हैं।
या ड्रिप सिंचाई प्रणाली उसको कहें, तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से हम जल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ये 2 तरीके आपको ध्यान रखने होंगे। इस तरह से चैप्टर नंबर 3 हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 में हम कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।